हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं गणित का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस चैप्टर में हम आपको किस किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन देंगे, पहले वो समझा देते हैं। पहले हम आपको बताएंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण का सामान्य समीकरण क्या होता है। मतलब दो चर वाले रेखीय समीकरण को हम लिखते कैसे हैं और कैसे नहीं लिख सकते, ये भी बताएंगे। फिर आपको बताएंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है कि मतलब इसमें दो समीकरण दिए जाएंगे। युग्म मतलब दो समीकरणों का युग्म, मतलब दो समीकरणों को जोड़ के जो समीकरण बनता है उसे समीकरण का युग्म कहते हैं। ऐसे दो समीकरण दिए हुए होंगे, उन समीकरण को हम तीन विधि से हल करेंगे। और हमारी इस एक्सरसाइज में हमसे पूछा भी जाएगा कि तीन विधि से हल करना है। कौन कौन सी विधि से हल करना है? पहला हम करेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती, a1/a2 b1/b2 होता क्या है, ये अभी हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में जब शुरू करेंगे तो बताएंगे कि ये क्या होता है, x क्या होता है, y क्या होता है, एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, युग्म क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कि दो समीकरण दिए हुए हैं मुझे, उन समीकरणों की ये अचर वैल्यू हैं। अगर वो इस कंडीशन को अप्लाई करती हैं तो वो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी वो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे एक रेखा ऐसे जा रही तो दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर होके जाएगी। ये ग्राफ पर देखेंगे हम। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट, जैसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके से कोई समीकरण बन जाता है मेरा, तो हम क्या करेंगे? समांतर रेखाएं होंगी वो। जैसे कि समांतर रेखाएं होंगी, एक रेखा ऐसे जा रही होगी ग्राफ पे, दूसरी रेखा इसके समांतर जा रही होगी। तो इससे पता चलेगा कि हमारा इसका कोई हल नहीं है। तो ये हम जानेंगे सभी जब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये कह दिया जाता है क्वेश्चन में ही, एक्सरसाइज जब करेंगे कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। नेक्स्ट है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब हम ये जानेंगे कि दो चर, सबसे पहले इसमें यही लिखा हुआ है दो चर, इसको समझ लेते हैं। तो हमने आपको एक चैप्टर कराया था पहला, बहुपद। बहुपद में हमने आपको ये बताया था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है। अगर आपने बहुपद की क्लास का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, चैप्टर सेकंड का जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने कराया है, अगर आप उसको एक बार जाके देखना, फिर आपको समझ आएगा कि चर और अचर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघाती समीकरण क्या होता है। अभी हमें द्विघाती से मतलब नहीं है, हमें केवल चैप्टर का मतलब है रैखिक समीकरण। हमें रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जैसे कि ऐसी संख्या, यहाँ हम लिख देते हैं चर, ऐसी संख्या जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे कि हमने मान लिया एक्स है, वाई है, जेड है। जैसे इसमें दिया हुआ एक्स, वाई, ये जो दो वैल्यू हैं, मैं मान लो एक्स की मान एक भी हो सकता है, एक्स का मान दो भी हो सकता है, एक्स का मान तीन भी हो सकता है, एक्स का मान चार भी हो सकता है। मतलब कंडीशन पर डिपेंड करता है, एक्स का मान चेंज हो सकता है हर कंडीशन में। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2x, तो यहाँ x की वैल्यू तो हम रख सकते हैं दो, तीन, जीरो, -4, -5, कुछ भी रख सकते हैं हम x की जगह पे। लेकिन दो तो दो ही रहेगा ना हमेशा। मैं ये कहूँ कि दो, दो को हम तीन लिख दें, नहीं रख सकते। तो ऐसी वैल्यू जिसका कभी मान चेंज ही ना हो, उसको कहते हैं हम अचर। उसको क्या कहते हैं बच्चों? अचर। लेकिन हमें इसमें समझना क्या है? इसमें समझना हमें दो चर। तो देखो, पहला चर तो इसमें क्या है बच्चों? एक्स। और दूसरा चर क्या है हमारा? बाई। और रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें चर की घात एक होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक समीकरण ऐसे और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। देखो, एक मैंने समीकरण लिख दिया है, तो ये इस तरीके से ही ये वाला भी समीकरण, लेकिन इसमें x की घात कितनी लिख दी मैंने? दो। हम देखते हैं कि इसमें किसी भी चर की एक घात अगर एक से ज़्यादा है तो वह रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे कि इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो ये होगा हमारा रैखिक समीकरण जिसमें घात एक हो। लेकिन इसमें घात दो है, तो दो घात जिसकी होती है उसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। ये हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4।
उसमें आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं रैखिक समीकरण। तो आप समझ ही गए होंगे, जब बहुपद कराया था मैंने तुम्हें, तो बहुपद में इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको ये सब बता दिया था कि ये क्या होता है। तो यहाँ से समझ गए होंगे। देखो दो चर वाले, तो एक्स और वाई दो चर दिए हुए हैं। देखो सी क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये एक फॉर्म होती है दो चर वाले रेखीय समीकरण की, कि एक आपको पहला चर दिया होगा, इसके मल्टीपल में कोई अचर संख्या दी होगी, और नहीं भी दी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा चर दिया होगा, इसके मल्टीपल में कोई दूसरी संख्या दी होगी, ठीक है। फिर आपको दिया होगा एक अचर पद। ये हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, होगा तो उसकी वैल्यू होगी, नहीं होगा तो वो जीरो माना जाएगा। जैसे कि आपको समझाता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये ले लिया, इसमें एग्जांपल पहले से दिया हुआ, जैसे ये, जैसे एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, दो, क्योंकि एक्स के मल्टीपल में क्या है यहाँ दो, और यहाँ एक्स के मल्टीपल में क्या है ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी दो। यहाँ पे वाई के मल्टीपल में क्या है तीन, तो यहाँ वाई के मल्टीपल में यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी तीन। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू दो, बी की वैल्यू तीन, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाँच। लेकिन मैंने ये लिख दिया, मान लो कि एक मिनट, 3x + 8y = 0। तो यह एक रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस सी तो है नहीं, फिर भी ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के लिए केवल आपको चर की घात एक होनी चाहिए, वो समीकरण रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया जैसे कि 9x + 6 = 0। तो देखो यह एक रैखिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है एक, और इसमें साथ में प्लस सी दिया हुआ। ये नहीं भी होता, ये मान लो 9x लिखा होता, यह भी एक रैखिक समीकरण होता। क्यों, क्योंकि x की घात कितनी है एक। तो रैखिक समीकरण के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम कहेंगे कि ये एक चर वाला रेखीय समीकरण है, इसमें एक ही चर है, लेकिन हम चैप्टर किस बात पे पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो अगर मैं इसको लिखूं 9x + 8y + 3 = 0, तो ये भी रेखीय समीकरण है, लेकिन ये कैसा है, एक चर, और ये दो चर वाला रेखीय समीकरण। तो यहाँ से आपको बच्चों एक बात तो समझ में आई होगी कि समीकरण हमें पढ़ना है कौन सा, रैखिक। रैखिक समीकरण होता है जिसकी घात एक होती है। अब दो चर वाला पढ़ना है जिसमें एक एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। जरूरी नहीं है एक पी हो, एक के हो, एक ए हो, एक बी हो, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। लेकिन एक्स और वाई लिया तो हम एक्स और वाई मान के चल देते हैं, हम शुरुआत में एक्स और वाई ही मानते हैं सबसे पहले। तो अब हम इसमें आप समझ गए होंगे कि जो ये कि समीकरण दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम रैखिक समीकरण को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसने बोला है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप। क्या बोला उसने, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है हमें। व्यापक रूप से मतलब होता है, ऐसा होता है, पहले हमें एक समीकरण, जैसे हम जब क्वेश्चन करेंगे 3.1 एक्सरसाइज और बाकी की 3.2 3.3, तो हमें क्या होगा, दो समीकरण दिए हुए होंगे। एक समीकरण तो ऐसे दिया होगा, दूसरा समीकरण हमें ऐसे दिया होगा। देखो a1 की जगह वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, b1 की जगह वैल्यू होगी, c1 की जगह वैल्यू होगी, a2 की जगह वैल्यू होगी, b2 की जगह वैल्यू होगी, c2 की जगह वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, यहाँ पे क्या देखो, x यहाँ पे दिया हुआ है, x के मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये मैंने आपको बहुपद में समझाया था। यहाँ देखो y दिया हुआ है, तो y1 की जगह b1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ देखो c1 की जगह हो जाएगा 6। ये इधर ले लो या इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर ले लूँगा तो माइनस का 6 = 0 हो जाएगा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं x + 3y - 6 = 0। तो c1 की वैल्यू -6 हो जाएगी। समझ में आया, c1 की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो, एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ है, तो दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है हमें। अब इन समीकरण से, दोनों समीकरणों से हमें क्या निकलवाएगा, ये x और y की वैल्यू निकलवाएगा। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बस इस चैप्टर में हमें आपको क्या करना है, 3.1 एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज, इन तीन एक्सरसाइज में केवल हमें एक ही चीज़ निकालनी है, x और y की वैल्यू। लेकिन वो हमसे बोलेगा कि किस तरीके से निकालनी है। पहले वो कहेगा कि हमें ग्राफीय विधि से निकाल के दिखाइए इसको, और वो कुछ नहीं कहे तो आप अपने आप किसी भी विधि से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहेगा कि पहले ग्राफीय विधि से निकालो, तो हम सीख लेते हैं कि ग्राफीय विधि से कोई भी समीकरण की वैल्यू कैसे निकाली जाती है।
फिर हम निकालेंगे, वो बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से निकालो, तो हम प्रतिस्थापन विधि से निकालना सीखेंगे। फिर वो कहेगा कि विलोपन विधि से निकालो, तो हम क्वेश्चन को विलोपन विधि से निकालना सीखेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों विधियों को सीख लेते हैं और यही हमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 में काम आएगा। तो हम सबसे पहले सीखते हैं ग्राफीय विधि। देखो ग्राफीय विधि क्या होता है, मैं एक यहाँ पे आपको देख रहे हो, देखो एक ग्राफ मैंने ले लिया, ये इस तरीके से ग्राफ दिया होगा जिसमें इसको बोलेंगे हम, देखो एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। ये पूरा जो दिया हुआ है -7 से लेके +7 तक, ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन इसको बोल देते हम एक्स डैश, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से राइट में जब हम चलते हैं तो सभी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, और इधर लेफ्ट में चलते हैं तो सभी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो पॉजिटिव वाले एक्सिस को मानते हैं हम एक्स, और नेगेटिव वाले एक्सिस को मानते हैं हम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? अक्ष। और जो इधर चलता है तो उसे बोलते हैं वाई, और इसे बोलते हैं वाई डैश। ठीक है बच्चों? तो इसे जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो सभी पॉजिटिव की वैल्यू आएंगी, और नीचे की तरफ चलेंगे तो सभी नेगेटिव की वैल्यू आएंगी। तो अब हम सीख लेते हैं कि इस ग्राफ पर हमें कैसे पता चलेगा कि दो लाइनों के कितने हल होंगे, ये हमें पूछेगा वो। तो अब हम करते हैं, देखो समझ लेते हैं इस तरीके से कि रेखीय समीकरण युग्म की हल की विधियाँ हैं, उन विधियों में क्या क्या दिया हुआ है। पहली है ग्राफीय विधि। देखो ग्राफीय विधि में क्या है कि हमने आपको अभी बताया था कि हमें दो समीकरण वो देगा ही देगा, चाहे ग्राफीय विधि से निकलवाए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकलवाए, चाहे विलोपन विधि से निकलवाए। इन तीन विधियों से निकालने के लिए वो हमें देगा दो समीकरण। अब दो समीकरण हमें देगा तो ये दो समीकरण के हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये कि पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। तो एक मिनट बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में सबसे पहले हम देखो, जो ये हमें समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरण से हमें पहले A1 B1 C1, A2 B2 C2, इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो इस पे अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, जब ये कंडीशन होंगी तो इनके क्या क्या रूप होते हैं, ये हमें क्वेश्चंस में पूछते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी जो उदाहरण दिया हुआ है हमें, उसको उसको फिर हम कंपेयर करेंगे। उदाहरण लिख लेते हैं हम, x + 3y + 6 नहीं = 6 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x - 3y = 12 दिया हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, और हम बताएंगे कि अगर A1/A2 होगा =B1/B2 के अगर आ जाता है तो वह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब वो रेखा एक दूसरे को ऐसे, जैसे कि ग्राफ दिया हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ, ग्राफ पे मान लो कि इस तरीके से वो रेखा क्या करेंगी, ऐसे या ऐसे, इस तरीके से उसने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब होता है काट दिया। वो रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। अगर ये कहीं ना कहीं काट रही हैं तो इसका मतलब क्या है, वो A1/A2 A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2 होगा। इसे इक्वल का साइन को अगर काट देते हैं हम तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2 होगा, और इसका एक हल होगा। कितने हल निकलेंगे इसके? एक हल निकलेंगे। फिर सेकंड विधि क्या होगी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर इस तरीके से कोई सा भी दो समीकरण दिया हुआ है और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। जैसे कि अब ओवरलैप करेंगी कैसे, वो हम देखेंगे तो यहीं से ना। देखो जैसे कि मान लो एक रेखा, जो पहला समीकरण है उसका लाइन ऐसे जा रही है, तो दूसरे की लाइन इसके ऊपर से ही जाएगी, बिल्कुल ऊपर से ही आपको एक, मतलब एक ही लाइन दिखेगी, एक दूसरे के ऊपर होके जाएंगी। तो इस कंडीशन में हमारे अनेक हल होते हैं उन दोनों समीकरण के। आपके एक्स और वाई की वैल्यू कितनी भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, A1/A2 = B1/B2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 निकल आता है।
ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब उसमें देखेंगे। इसमें तो केवल हम ये देखना चाहते हैं कि ग्राफीय विधि को हल कैसे किया जाता है। जब ग्राफीय विधि हल करना आप ऐसे सीख लोगे तो ये तो केवल आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि वो उसमें बताएगा, ये पूछेगा कि इस समीकरण के कितने हल होंगे बताइए। अगर वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो उसका एक हल होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो उसके अनेक हल होंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन होती है फिर वो बोलेगा कि अगर इसका ये कंडीशन दी हुई है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, तो वो रेखाएं होंगी समांतर। अब समांतर कैसे, जैसे अब जैसे ये कि ग्राफ दिया हुआ है, अब ग्राफ पे हम एक रेखा तो ऐसे निकल गई और दूसरी रेखा ऐसे निकल गई, एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी रेखाएं, एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी रेखाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्राफीय विधि से उसको सॉल्व कैसे करते हैं, रेखाएं बनाते कैसे हैं, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो दो आपको समीकरण दिए होंगे, जैसे पहला एक ये समीकरण दिया हुआ है, एक ये समीकरण दिया हुआ है, इन समीकरणों को आप क्या करोगे कि इसके ऊपर लिख लोगे। जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर लिख लोगे। जो बॉक्स बनाए हुए हैं आप इस तरीके से बॉक्स बना लोगे और एक्स और वाई लिख लोगे आप। अब आप क्या करोगे कि इनकी वैल्यू रखोगे अपनी तरफ से कोई सी भी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि समीकरण नंबर एक में पहले मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ, ये वाला। इसमें मैं क्या करता हूँ कि y इक्वल टू ले रहा हूँ जीरो। आपको पहले जीरो ले लेना है। तो आप क्या करोगे कि x+3, y की जगह पे आप जीरो रखोगे इक्वल टू 6। तो x 3 का जीरो से मल्टीपल होगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 6, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रख के देख लो एक बार। तो हम क्या करेंगे, x+3y इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू अगर आपने जीरो रख ली तो 3y इक्वल टू 6, जीरो हट जाएगा तो 3y इक्वल टू 6, 3 से ये कट जाएगा दो बार तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर एक सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप y की वैल्यू इसमें जीरो रखो। तो सेकंड नंबर समीकरण को हम ले लेते हैं, 2x-3y इक्वल टू 12। तो अब हम क्या करेंगे, 2x-3, y की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2x ये आ जाएगा जीरो, 3 का मल्टीपल जीरो से करेंगे तो बच्चे जीरो आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 12। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा बच्चों 6। अगर आपको इक्वेशन थोड़ा स्पीड में दिख रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके आप इसको देख लीजिएगा। तो x की वैल्यू हमने 6 निकाल ली तो यहाँ पे 6 रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पे जीरो रखेंगे। अब इसमें क्या है बच्चों कि आप कह रहे होंगे अपने आप कैसे रखते हैं, तो अब कुछ नहीं है, आप कोई सी भी वैल्यू रखो। आप जब x की एक वैल्यू रखोगे तो y की कोई और वैल्यू निकल के आएगी। आप दो रख के देखोगे तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। मैंने जीरो रख के देख लिया तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। इस तरीके से आप भी क्या करोगे कि इन समीकरण के लिए जैसे x इक्वल टू 1 रख लो या -1 रख लो तो y की वैल्यू कोई ना कोई तो निकल के आएगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि आसान समीकरण हो जाएगा, इस वजह से मैंने जीरो रख लिया है। आप भी सबसे पहले जब समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व करो तो x की वैल्यू जीरो रख के चलो और y की वैल्यू भी जीरो रख के चलो। इस तरीके से x और y की दो दो वैल्यू निकल आएंगी। अब इनको कोऑर्डिनेट पे कैसे रखते हैं हम आपको समझाएंगे। अब जैसे क्या किया हमने, x की वैल्यू जीरो रख के देखा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू जीरो रखी हमने, x की वैल्यू जीरो रखी, तो समीकरण क्या है, 2x-3y इक्वल टू 12। 2x-3y इक्वल टू 12। तो जब x की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो -3y इक्वल टू 12 आ गया। तो ये जीरो हो जाएगा, 2 इंटू जीरो का मल्टीपल जीरो होगा, -3y इक्वल टू 12। y इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -4। तो यहाँ लिख देंगे -4। तो हमारी एक चीज़ समझ में आई, यहाँ से देखो। हाँ, पहले समीकरण में x की वैल्यू निकल गई 6 और 0। तो पहला समीकरण की वैल्यू हो जाएगी 6,0, क्योंकि हम निकालते हैं इस पे, जब हम कोऑर्डिनेट पे कोई भी वैल्यू जब हम रखते हैं तो पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 3 होगा शायद, तो उसमें आपने पढ़ा होगा x और y की वैल्यू रखी जाती है। तो पहली वैल्यू हमारी x की कितनी है, 6, और दूसरी वैल्यू y की कितनी है, 0। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों,
इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 6, तो देखो सबसे पहले 6 दिया हुआ हमारा, तो हम लिखेंगे 6, 0 हमें कहाँ रखना है। तो पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की। तो पहले सबसे पहले हम एक्स पे जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले जब हम एक्स पे जाएंगे तो देखो 6 किसका, प्लस का। तो हम सबसे पहले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गए हम। अब हम क्या करेंगे 6, 0। अब जीरो वाई पे तो कहीं जा नहीं सकते, तो जीरो भी यहीं पर होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट निकल आया एक हमारा। अब दूसरा क्या है हमारा 0, 2, तो हम निकालेंगे, ये हटा देते हैं, 0, 2 का निकालेंगे। तो जीरो सबसे पहले क्या करें, हम एक्स पर जीरो पे जाएंगे, तो एक्स पे जीरो तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन 2 यहाँ पर आ जाता है वाई पर, तो ये हो जाएगा 0, 2, 0, 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण में जो वैल्यू है 6, 0, पहली वैल्यू कितनी है 6 और दूसरी वैल्यू कितनी है 0। तो देखो 6, 0 के कोऑर्डिनेट यही हैं, तो यही निकल के आ जाएंगे इसके दूसरे वाले के भी। फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4, तो हम निकालेंगे 0, -4। तो निकालते हैं, जीरो पे तो यहीं रहेंगे एक्स पे, -4 वाई है, वाई की वैल्यू होती है ना दूसरी, तो माइनस इधर आता है, तो यहाँ आ गए हम 0, -4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में मिलाएंगे। तो अब हम यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी एक लाइन मिल गई जो 6, 0 से निकलती है और इस पर हमने मिला दी। अब हम यहाँ से एक लाइन ले जाते हैं, देखो ये एक पॉइंट निकल के आ गया 6, 0। क्या पॉइंट निकल के आ गया 6, 0। तो यहाँ से हमारे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो दो लाइन है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखो इसका एक ही, ये अगर पूछ ले तो इसके कितने हल होंगे, तो आप बताओगे। जैसे कि ये वाला समीकरण A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका एक ही हल होगा अगर वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो। अब देखो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपको ग्राफीय विधि इस तरीके से सॉल्व करनी है कि उसके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है ना, और जो दूसरी वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है 0 वाई की। ये पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी, तो ये हमारे होंगे निर्देशांक, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो इसमें क्या हो 6, 0 ये 0, 2 और 0, -4, इन दोनों लाइनों को जब हम आपस में मिलाएंगे, या तो ये एक दूसरे को काटेंगी, या ये एक दूसरे के संपाती होंगी, या ये एक दूसरे के समांतर होंगी। इन लाइनों से पता चलेगा कि उसके हल कितने होंगे। अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं तो इन दोनों समीकरणों का एक हल होगा। अगर ये एक दूसरे के संपाती हैं, मतलब एक दूसरे पे जा रही, ओवरलैप हो रही हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। ये यहाँ से हम समझ गए होंगे कि ग्राफीय विधि को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये केवल आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास था। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 3.1 एक्सरसाइज में, जब आपको और अच्छी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट विधि समझते हैं आपकी प्रतिस्थापन विधि। देखो अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। इस विधि में क्या होता है, देखो हर एक जो विधि है उसमें केवल हमें क्या करना है, एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। चाहे तो वो ग्राफीय विधि हो, उसमें भी हमने क्या किया था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी 2 2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि करेंगे, फिर हम एक करेंगे विलोपन विधि। तीनों विधियों से अलग अलग तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप कहोगे कि हम केवल प्रतिस्थापन विधि ईजी है तो हम इसी से क्यों नहीं निकालते, ग्राफीय विधि से क्यों निकालते हैं। तो देखो बच्चों, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए आता है और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन पूछने के लिए आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 2 नंबर में। लेकिन अगर ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछने के लिए आता है तो वो नंबर 3 नंबर में और 4 नंबर में भी हो सकता है।
तो अगर कोई क्वेश्चन हार्ड तरीका है उसका निकालने का तो उसके नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको विधि तो आनी चाहिए ना। अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि यह निकालना ही हमें ग्राफीय विधि से है, तो आप क्या करोगे? अब प्रतिस्थापन विधि से निकाल के थोड़ी ना होगे, निकालना तो आपको ग्राफीय विधि से ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपको विधि तीनों पता होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको क्या पूछता है। आपको प्रतिस्थापन विधि पूछेगा तो प्रतिस्थापन विधि, वैसे तीनों विधि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में जाने से पहले बस थोड़ी देर के लिए ये समझ लेना कि ग्राफीय विधि कैसे निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि कैसे निकालते हैं, विलोपन विधि कैसे निकालते हैं। ये आप 5 मिनट के लिए रिवाइज करके जाना, नहीं तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपका सब हौच पौच हो जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या थी, ग्राफीय विधि क्या थी और विलोपन विधि क्या थी। तो अब हम निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ग्राफीय विधि से तो हमने निकालना सीख लिया है, तो अब प्रतिस्थापन विधि से निकालना सीखते हैं। देखो इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें क्या करेंगे हम, पहले को मान लेंगे पहला समीकरण और दूसरे को मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक्स के टर्म को वाई में रखना होता है या वाई के टर्म को आप एक्स में रख दो, बस इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम पहला समीकरण ले लेते हैं, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 3y कर दो, या आप ऐसा कर दो कि 3y यहीं रहने दो, 6 माइनस एक्स कर दो और 3 का डिवाइड दे दो। उसमें 2 बार करना पड़ता, इसलिए हमने ये केवल एक ही बार कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पर इस जगह या तो x ही रखना है या फिर y रखना है। तो ये जो निकल के आए उसको मान लीजिए आप तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण निकालने के बाद में आप क्या दूसरे समीकरण में रख दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब हम करते हैं समीकरण नंबर 2 को नोट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3y, जो हमने समीकरण नंबर 1 से निकाली थी, ये वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें नोट कर लिया -3y इक्वल टू 12। अब 2 का मल्टीपल करेंगे अंदर तो क्या आएगा, 2 6 12। इधर 2 का मल्टीपल करेंगे तो होगा -6y माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -9y इक्वल टू 0। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 0 अपॉन -9, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चों, 0 निकल आई। अब जो ये y की वैल्यू 0 निकल आई, इसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी x की, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है x की। y की आपने निकाल ली, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप करोगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है x प्लस 3y इक्वल टू 6। x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो हम रखेंगे यहाँ पे y का मान 0 निकल के आया, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x प्लस 3 का मल्टीपल 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 6, x इक्वल टू निकल आया 6। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई 6 और y की वैल्यू निकल आई 0। तो ये कौन सी विधि से निकाला हमने, ये हमने देखा प्रतिस्थापन विधि से निकाला हमने। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू को निकाल के y में पुट कर दो, वहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। जो y की वैल्यू निकल आए उसको भी समीकरण किसी में भी रख दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। या फिर आप ऐसा करिए कि x की वैल्यू इधर माइनस कर दीजिए तो y की वैल्यू बचेगी, y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, फिर जब x की वैल्यू निकल आएगी तो फिर y की वैल्यू निकाल लेना। मतलब कुल मिला के होता है कि एक समीकरण को दूसरे समीकरण में रखना है और x और y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अब आपको करना है सेकंड थर्ड, विलोपन विधि। विलोपन विधि को हम किस तरीके से करते हैं ये समझ लेते हैं। विलोपन विधि का करने का तरीका है, जैसे कि ये एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। या तो आप ऐसा करिए 2x को x को 2x कर लो, या जैसे ये 3y दिया हुआ है ये -3y दिया हुआ है, ये तो बराबर पहले से ही है। लेकिन हम इस तरीके से क्या है कि इसमें ये बराबर पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन किसी भी समीकरण में कोई संख्या जैसे बराबर नहीं दी हुई है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे x की जो वैल्यू है इसको हम बराबर करते हैं। जैसे ये 2x है, ये x है, तो अगर हम पहले समीकरण में अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो ये भी 2x होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो हम समीकरण नंबर में जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो किस तरीके से होगा, 2 का गुणा करेंगे तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में गुणा होगा बच्चों। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 12 बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये बन गया समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में समीकरण नंबर 2 को, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, घटाने पर, घटाने पर। तो करते हैं, समीकरण नंबर कितना लिखते हैं पहले हम, 3, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण को इस समीकरण में से घटाएंगे तो घटाने का साइन लगाते हैं तो जो भी साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, अब ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2x से तो 2x कट गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। 6y और 3y, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 6y और 3y हो जाएगा 9y इक्वल टू 12 से 12 कट गया क्योंकि ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या बचा बच्चों, 0। तो y इक्वल टू हो जाएगा 0/9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 0 निकल के आ गई। जैसे कि हमने निकाला था प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी y की वैल्यू 0 निकल के आई थी। तो आप किसी भी विधि से निकालिए y का मान 0 ही निकल के आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, प्रतिस्थापन विधि पूछी है, ग्राफीय विधि पूछी है, या आपको विलोपन विधि पूछी है। तो आपको हमने क्या किया कि इस तरीके से एक y की वैल्यू निकाल ली विलोपन विधि से। अब इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, आपका x की वैल्यू निकल आ जाएगी। जैसे कि हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप क्या करोगे, ये शब्द आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपने कौन सी वैल्यू कौन से समीकरण में रख दी। ये तो आपको आप बताओगे ना एग्जामिनर को कि ये वैल्यू मैंने इस वाले समीकरण में रख दी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख लोगे कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख लिया आपने। तो समीकरण नंबर 1 में आप क्या करोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे। तो x प्लस 3 मल्टीपल y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6। तो x प्लस 3 मल्टीपल 0 हो जाएगा 0 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से निकल आया बच्चों, x की वैल्यू तो 6 निकल आई और y की वैल्यू 0 निकल आई। ये हमने विलोपन विधि से भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 निकल आई, प्रतिस्थापन विधि से भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 निकल आई, और हमने ग्राफीय विधि से भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 निकल आई। आपको आंसर तो सब सेम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि किस विधि से निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा उसी विधि से। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस कराएंगे। तो अभी के लिए अलविदा।